हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मास ट्रांसफर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए क्योंकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलिए देरी न करते हुए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, mass transfer coefficient is defined as option A flux is equal to coefficient oblique concentration difference, option B है coefficient is equal to flux oblique concentration difference और option C है flux is equal to concentration difference oblique coefficient और ऑप्शन डी है none of these। दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोफिशिएंट इज इक्वल टू फ्लक्स ऑब्लिक कंसंट्रेशन डिफरेंस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है, फॉर कॉन्टेक्टिंग हाईली सॉल्युबल गैस विद अ लिक्विड। ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो हाईली सॉल्युबल गैस है अगर वो लिक्विड के कांटेक्ट में रहा है तो क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बबल द गैस थ्रू लिक्विड, ऑप्शन बी है स्प्रे द लिक्विड ऑन गैस स्ट्रीम और ऑप्शन सी आइदर ए और बी वुड सफिस और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, बबल द गैस थ्रो लिक्विड। जो हाईली कॉन्टेक्टिंग गैस, हाईली सॉल्युबल गैस है वो लिक्विड में से होकर जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन क्या कह रहा है, वेटेड वॉल टावर एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंस। जो वेटेड वॉल टावर का एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या बताता है। ऑप्शन ए है मोलर डिफ्यूजिविटी, ऑप्शन बी है वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट और ऑप्शन सी है मास ट्रांसफर कोफिशिएंट और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार क्या कह रहा है, चैनलिंग इज मोस्ट सर्व, मतलब पूछ रहा है कि चैनलिंग किस में ज्यादा होता है। ठीक है, मोस्टली किस में ज्यादा होता है। तो ऑप्शन ए इन टावर पैक्ड विथ एक्सट्रैक्ट पैकिंग, ऑप्शन बी इन टावर पैक्ड रैंडमली विथ क्रस्ड सॉलिड और ऑप्शन सी है इन डम्प्ड ऑफ रेगुलर यूनिट्स, ऑप्शन डी है एट वेरी हाई लिक्विड फ्लो रेट। दोस्तों जो चैनलिंग होता है, चैनलिंग का मतलब ये है कि जैसे ये कोई टावर है, डिस्टिलेशन कॉलम समझ लीजिए। ठीक है, पैकिंग के बेस पे तो जो हमारा ये स्टैक्ड पैकिंग होता है इसमें जब ऊपर से लिक्विड डालते हैं तो चैनलिंग का मतलब ये होता है कि अपना वह पतला सा ऐसा सरकरा रास्ता ढूंढती है जहां से वो इजीली नीचे जा सके। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर लिक्विड यहाँ गिर रहा है और ये प्लेट के सहारे, ये वॉल के सहारे सहारे ऐसे नीचे आना चाहती है। ठीक है, यही यही होता है चैनलिंग। तो सबसे ज्यादा किस में होता है, तो पैक्ड कॉलम में होता है। ठीक है, पैक्ड कॉलम मतलब स्टैक्ड, मतलब जो रेगुलर पैकिंग होती है। ठीक है, स्टैक्ड पैकिंग को रेगुलर पैकिंग भी बोला जाता है, स्ट्रक्चर पैकिंग भी बोला जाता है। ठीक है, और रैंडम में क्या होता है, रैंडम में जो हमारा पैकिंग होता है इस तरह से होता है। तो कहीं से भी ये लिक्विड जैसे ऊपर से आएगी, ऊपर से आने के बाद इससे टकरा कर इजीली नहीं आ पाएगी नीचे। तो इसलिए जो चैनलिंग होता है वो सबसे ज्यादा हमारा होता है पैक्ड कॉलम में, स्टैक्ड पैकिंग में। ठीक है, तो बढ़ते अपने प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर पांच की तरफ। प्रश्न नंबर पांच क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर पांच क्या कह रहा है, फ्लडिंग इन अ कॉलम रिजल्ट्स ड्यू टू। ये प्रश्न कह रहा है कि जो कॉलम में फ्लडिंग होती है किस कारण से होती है। तो ऑप्शन ए है हाई प्रेशर ड्रॉप, ऑप्शन बी है लो प्रेशर ड्रॉप, ऑप्शन सी है हाई वेलोसिटी ऑफ लिक्विड्स और ऑप्शन डी है हाई टेम्परेचर। दोस्तों इसको समझते क्या कर रहा है, पहले समझते हैं हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से क्या होगा, हाई टेम्परेचर से क्या होगा कि हमारा जो भी प्रोडक्ट उसमें लिक्विड्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेपराइज होगा, वेपर फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो वहाँ से फ्लडिंग का इशू नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है हाई वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। तो जब किसी कॉलम में लिक्विड की वेलोसिटी हाई हो जा रही है, ठीक है, मतलब गैस हमारा नहीं जा रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा जो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है, जिस कारण से हमारा लिक्विड बहुत तेजी से हाई होता है और नीचे का जो स्ट्रिपिंग सेक्शन होता है उसका लेवल लिक्विड से बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस कारण इसमें कभी कभी बीपिंग होने लगता है। ठीक है, कभी कभी बीपिंग होता है। वो क्यों होता है, जब हमारा ये गैस का प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाता है और कुछ ही अमाउंट में ही लिक्विड नीचे आने लगता है तो उसको बीपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी लो प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, और ऑप्शन सी है हाई वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये दोनों नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, हाई प्रेशर ड्रॉप। हाई प्रेशर ड्रॉप कब होगा,
जब हमारा इसी कॉलम में गैस की वेलोसिटी हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। गैस की वेलोसिटी बढ़ाने से क्या होगा कि हमारे जैसे कोई ट्रे है, इस पे क्या होगा, जो लिक्विड का होल्ड अप होगा वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। बढ़ने लगेगा, क्यों बढ़ने लगेगा? क्योंकि जो हमारा ये गैस का जो प्रेशर है, वेलोसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जितना हमें रिक्वायरमेंट होता है उससे ज़्यादा हम बढ़ा के चला रहे हैं। उस कारण से क्या होगा, कांटेक्ट टाइम यहाँ इस टावर पे तो ज़्यादा है, लेकिन जो लिक्विड है उसका नीचे आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो उस कारण में क्या होगा, जैसे यहाँ से लेवल भरने लगेगा, लेवल भरते 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 टॉप से इधर से हमारा जो रिफ्लक्स ड्रम है उसमें हमारा लिक्विड जाने लगेगा, जबकि हमारा वहाँ पे वेपर जाना चाहिए। तो इस चीज़ से पता चलता है कि हमारा जो कॉलम है, जो टावर है, उसमें फ्लडिंग हो गई है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी इन अ टावर पैकिंग? ये प्रश्न कह रहा है कि जो हम टावर में पैकिंग यूज करते हैं उसमें से कौन सी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है, मतलब जो उसमें होनी नहीं चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए है लार्ज सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम। ऑप्शन बी है लार्ज फ्री क्रॉस सेक्शन। ऑप्शन सी है लो वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और ऑप्शन डी है लार्ज वेट ऑफ लिक्विड रिटेन। दोस्तों, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, फ्री क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए, और जो पैकिंग यूज करते हैं उसकी लो वेट होनी चाहिए। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तीनों में से तीनों सही है, तो इसका अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी कौन सा है? लार्ज वेट ऑफ लिक्विड रिटेन। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 कह रहा है वेरी टॉल पैक्ड टावर्स आर डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ बेड्स टू। मतलब ये प्रश्न कह रहा है कि जो हमारा लंबे टावर्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में क्यों डिवाइड करके हम लगाते हैं। ठीक है, सीरीज ऑफ बेड्स बोल रहा है। तो ऑप्शन ए रिड्यूस ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप। ऑप्शन बी अवॉइड चैनलिंग। ऑप्शन सी है रिड्यूस लिक्विड होल्डअप। और ऑप्शन डी है अवॉइड फ्लडिंग। दोस्तों, जो हम लंबे लंबे टावर, बड़े बड़े टावर्स को छोटे छोटे बेड्स की तरह लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसमें चैनलिंग की चांसेस कम होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवॉइड चैनलिंग। क्योंकि जो भी हमारा जो अभी फिनोमिना बताया कि जैसे यहाँ पे कोई होल्ड अप होता है, ठीक है, ऐसे हमें क्या होता है, जब हम बेड्स को लगाते हैं तो यहाँ पे हमको कनेक्शन पॉइंट देना पड़ता है इन दोनों को जोड़ने के लिए। तो अगर लिक्विड इस सहारे से आएगी, यहाँ से पकड़ते पकड़े, तो यहाँ तो इसको लिए रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, जिस कारण ये फिर से हमारा सिस्टम में आएगी। ठीक है, सिस्टम में आगे क्या होगा, जो भी हमारा यहाँ तक चैनलिंग हो रहा था वो फिर से ब्रेक हो जाएगा। तो हम जो लंबे लंबे टावर्स बनाते हैं बड़े बड़े, उसमें क्या होता है, चैनलिंग को अवॉइड करने के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे हम छोटे छोटे बिट्स में लगाते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवॉइड चैनलिंग। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? Humidification involves mass transfer between a pure liquid phase and a fixed gas which? Option A, insoluble in the liquid. Option B, soluble in the liquid. Option C, non-ideal nature. और ऑप्शन डी है एट द फिक्स टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनसॉल्युबल इन द लिक्विड। जो हमारा मास ट्रांसफर में प्योर लिक्विड और लिक्विड फेज है और फिक्स्ड गैस है। ठीक है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा क्या, इनसॉल्युबल इन द लिक्विड। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या करें? द ड्यू पॉइंट ऑफ अ सैचुरेटेड गैस फेज इक्वल टू द टेम्परेचर। ऑप्शन ए है गैस। ऑप्शन बी है रूम। ऑप्शन सी है वेट बल्ब। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैस। द ड्यू पॉइंट एट सैचुरेटेड गैस फेज इक्वल द गैस टेम्परेचर। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डॉट डॉट द वेट बल्ब टेम्परेचर। बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है वो वेट बल्ब टेम्परेचर के कंपैरिजन में क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है, लो होता है। तो ऑप्शन ए है लेस देन। ऑप्शन बी है मोर देन। ऑप्शन सी है इक्वल टू। और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। दोस्तों, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है वो वेट बल्ब टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा मेजर करके हमें टेम्परेचर देता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा मोर देन। क्यों होता है कि जैसे यहाँ पे कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, ठीक है, और इस पे कोई मटेरियल लगा दीजिए, तो उसमें क्या होगा, उसको भिगा के रखने से ये जो हमारा टेम्परेचर पहले ही इसको ना एब्जॉर्व करेगा। एब्जॉर्व करने के बाद मतलब जो भी हमारे से यहाँ ड्राई गैस आएगी, यहाँ से हमारा मॉइस्चर एब्जॉर्व करेगी, मॉइस्चर एब्जॉर्व करके जाएगी,
हमारा एटमॉस्फेयर, वो उसके बाद जो यहाँ से टेम्परेचर मिलता है, जो थर्मामीटर देता है, वो देता है वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, और ड्राई बल्ब में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर कोई मटेरियल रख दिए, ठीक है, थर्मामीटर, और ये हमारे नॉर्मल एयर में इसको छोड़ दिए, तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर ये टेम्परेचर देगा वो होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और ये जो वेट वाला होता है वो देता है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा कौन देता है, ड्राई वाला, क्योंकि ये पहले ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आके टेम्परेचर दे रहा है, जबकि ये है कि पहले इसमें मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर में जाने के लिए अप्रूव्ड है। ठीक है, और जो हमारा टेम्परेचर गेज है, मतलब थर्मामीटर है, वो अपना फिर टेम्परेचर दे रहा है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर देन। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, इन डिस्टिलेशन ओवरहेड प्रोडक्ट कंटेन्स, ऑप्शन ए ओनली वन कंपोनेंट्स, ऑप्शन बी टू कंपोनेंट्स, ऑप्शन सी एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और ऑप्शन डी है ओनली सैचुरेटेड लिक्विड। ये प्रश्न कह रहा है कि जो डिस्टिलेशन कॉलम होता है उसका ओवरहेड प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हम एक ही कंपोनेंट यूज कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि हम दो ही कंपोनेंट यूज कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा मिक्सचर यूज करना है कि जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स पहले से ही मौजूद हो। ठीक है, तो डिस्टिलेशन के ओवरहेड प्रोडक्ट में एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, राउट्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक नियम दिया था, और वह नियम किसके लिए लागू होता है वही चीज पूछा है इसमें। तो ऑप्शन ए है आइडियल सॉल्यूशंस, ऑप्शन बी है रियल सॉल्यूशंस, ऑप्शन सी है मिक्सचर ऑफ वुड वाटर एंड अल्कोहल, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए इन्होंने अपना लॉ दिया था। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, फ्लैश डिस्टिलेशन इज, दोस्तों डिस्टिलेशन के कई टाइप होते हैं, जैसे बैच डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन। तो उसी टाइप का ये प्रश्न है, फ्लैश डिस्टिलेशन क्या होता है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है सेम एज डिफरेंशियल डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी है यूज्ड एज ए मल्टी कंपोनेंट सिस्टम लाइक क्रूड रिफाइनिंग, ऑप्शन सी है सेम एज सिंपल डिस्टिलेशन, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूज एज मल्टी कंपोनेंट सिस्टम लाइक क्रूड रिफाइनिंग। फ्लैश मतलब क्या कर रहा है कि जैसे हम, यहाँ कॉलम है, तो पहले इसमें हम क्या करते हैं, फीड को हीट करके लाते हैं कुछ प्रेशर पर, फिर हम यहाँ पे इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इंटर कराते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पे फ्लैशिंग होती है। फ्लैशिंग क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर हो जा रहा है। ठीक है, तो लो प्रेशर होने के कारण यहाँ पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कम हो जा रहा है, जिसके कारण जो भी हमारे लिक्विड कंपोनेंट्स थे उस टेम्परेचर पर वहाँ पे अपना बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिससे हमारे यहाँ पर फ्लैशिंग होती है। फ्लैशिंग होगी तो यहाँ पे वेपर जनरेट होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ फ्लैशिंग के कारण यहाँ पे वेपर जनरेट हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्लैश डिस्टिलेशन कॉलम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूज एज मल्टी कंपोनेंट सिस्टम लाइक क्रूड रिफाइनिंग। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, इन बैच डिस्टिलेशन विद कांस्टेंट रिफ्लक्स ओवरहेड प्रोडक्ट कंपोजिशन विद टाइम। यह प्रश्न कह रहा है कि जो हमारा बैच डिस्टिलेशन कॉलम है उसमें हम एक फिक्स्ड टाइम में हमारा जो अपना रिफ्लक्स देते हैं उसमें प्रोडक्ट कंपोजिशन क्या होगा टाइम के साथ। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज, ऑप्शन सी है डज नॉट वेरी, और ऑप्शन सी है में इंक्रीज और डिक्रीज में डिपेंड ऑन द टाइम। तो दोस्तों क्या कर रहा है, जब हम एक कांस्टेंट रिफ्लक्स देंगे उस कंडीशन में क्या होगा, वो भी बैच डिस्टिलेशन में, तो हमारा जो रेशियो है प्रोडक्ट का वो धीरे धीरे कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि हम कंटिन्यू रिफ्लक्स दे रहे हो भी फिक्स्ड फिक्स्ड अमाउंट में। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे घटता जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है कि इसमें जो है ऐसे कंपोनेंट्स को हम डिस्टिलेट किया जाता है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बहुत ही कम डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट नियर होता है। अब तो इसलिए हम उसमें एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन को यूज करके हम उन दोनों कंपोनेंट को अलग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या देख लेते हैं, ऑप्शन है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ऑप्शन बी है हाईली बॉइलिंग मिक्सचर, ऑप्शन सी है मिक्सचर विद वेरी हाई रिलेटिव वोलेटिलिटी, और ऑप्शन डी है हीट सेंसिटिव मटेरियल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, क्योंकि इसमें
जो भी कंपोनेंट्स हैं उसमें ऑलमोस्ट सेम होता है जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? रोज ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रोज लीव्स यूजिंग डॉट 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 डिस्टिलेशन। ये जो पूछ रहा है कि रोज ऑयल है, जो गुलाब का तेल है, वो कैसे गुलाब की पत्तियों से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हाई प्रेशर, ऑप्शन बी है लो प्रेशर, ऑप्शन सी है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन और ऑप्शन डी है स्टीम। तो इसलिए इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा स्टीम। स्टीम की सहायता से हम उसको डिस्टिलेट करके निकाला जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन में किस तरह के कंपोनेंट्स या मटेरियल को हम सेपरेट करते हैं। ऑप्शन ए एजिट्रॉक्स, ऑप्शन बी है हाईली बॉइलिंग सबस्टेंस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज और ऑप्शन सी है हीट सेंसिटिव मटेरियल और ऑप्शन डी है मिक्सचर ऑफ लो रिलेटिव पोलैरिटी। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इम्प्योरिटीज, क्योंकि जैसे अभी पहले प्रश्न में क्या था, रोज रोज ऑयल में से हम क्या कर रहे थे, रोज की पत्तियों में से रोज ऑयल निकाल लेते हैं। तो इसमें जो पत्ती है वो हमारी नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है। ठीक है, और जिसमें हमारा फ्रेगनेंस है वो हमारा वोलेटाइल था। ठीक है, मतलब उसमें जो हमारे लिक्विड्स के पार्टिकल थे वो वोलेटाइल था। तो हमारे स्टीम की सहायता से यही करते हैं कि जो हमारा नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है उसमें से हम हाईली बॉइलिंग सबस्टेंस को निकालते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। नंबर 18 क्या कह रहा है? इन स्ट्रिपिंग ऑफ कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन कॉलम द। ये पूछ रहा है कि जो कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन कॉलम है उसमें स्ट्रिपिंग में क्या होता है। तो ऑप्शन ए लिक्विड इज ट्रिप्ड ऑफ हाई बॉयलर, ऑप्शन बी है लिक्विड इज इनरिच्ड विद हाई बॉयलर, ऑप्शन सी है वेपर इज स्ट्रिप्ड ऑफ लो बॉयलर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड इज इनरिच्ड विद हाई बॉयलर। मतलब स्ट्रिपिंग सेक्शन जैसे एक डिस्टिलेशन कॉलम है, तो यहाँ पे एक फीड प्लेट होगा। ठीक है, तो फीड प्लेट के नीचे से जितना भी सेक्शन होता है वो होता है स्ट्रिपिंग सेक्शन और ये होता है रेक्टिफाइंग सेक्शन। तो स्ट्रिपिंग सेक्शन में क्या होता है कि जो हमारा हाई वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है वो इसमें होते हैं। ठीक है, हाई बॉइलिंग उसमें क्या होता है, क्योंकि हम इसमें एक रिवॉल्वर की सहायता से इसमें जो लोअर बॉइलिंग कंपोनेंट होते हैं, मतलब कम टेम्परेचर पर जल्दी वेपराइज हो जाते हैं, तो ये रिवॉल्वर के थ्रू वो इजीली चले जाते हैं अपने रेक्टिफाइंग सेक्शन और नीचे रह जाते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, तो इसलिए स्टिपिंग सेक्शन में लिक्विड मात्रा ज़्यादा हो जाती है अपने हाई बॉइलिंग कंपोनेंट के साथ। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड इनरिच्ड विद हाई बॉयलर। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? एज द रिफ्लक्स रेशियो इंक्रीज द स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन। ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज, ऑप्शन सी है रिमेन्स कांस्टेंट और ऑप्शन डी है डाटा इनसफिशिएंट कांट बी प्रिडिक्ट। दोस्तों ये प्रश्न कह रहा है कि हम रिफ्लक्स रेशियो जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो जो ऑपरेटिंग लाइन होती है रेक्टिफाइंग सेक्शन का उसका स्लोप क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज करेगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 और ये प्रश्न वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? एज द रिफ्लक्स रेशियो डिक्रीजेस द। ये प्रश्न कर रहा है अगर रिफ्लक्स रेशियो हमारा डिक्रीज हो रहा है तब क्या होगा। ऑप्शन ए सेपरेशन बिकम्स मोर एफिशिएंट, ऑप्शन बी नंबर ऑफ प्लेट इंक्रीजेस, ऑप्शन सी है नंबर ऑफ डायमीटर इंक्रीजेज और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इस केस में होगा हमारा नंबर ऑफ प्लेट्स इंक्रीज होगा। जब हमारा रिफ्लक्स रेशियो मिनिमम की तरफ बढ़ता जाता है तो हमारा नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारा सेपरेशन और अच्छा होने के लिए नंबर ऑफ प्लेट बढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड का फ्लो रेट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे हमारा गैस और लिक्विड का कॉन्टेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा मतलब अच्छा नहीं हो पाता है कॉन्टेक्ट। तो हमारा जो होता है नंबर ऑफ प्लेट्स, तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो उन लोग का कांटेक्ट टाइम अच्छे से बढ़ेगा और हमारा सेपरेशन और अच्छा से होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नंबर ऑफ प्लेट इंक्रीजेस। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।